हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एटम एंड मॉलिक्यूल का। एटम एंड मॉलिक्यूल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपने अभी बैलेंसी पढ़ा, उसी का एप्लीकेशन। तो जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, अगर हम उसको अप्लाई करना सीख जाएँ तो साइंस आपका बहुत आसान और ईजी हो जाता है। इसीलिए आपका ये टॉपिक आज इम्पॉर्टेंट बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि वैलेंसी जो मेरा पिछला क्लास था वैलेंसी से रिलेटेड, वो टॉपिक आपको होपफुली सारा समझ में आया होगा। और उसी टॉपिक को हम लोग रिलेट करके आज एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला और उसके नाम को हम लोग सीखेंगे। केमिकल फार्मूला हम बनाना सीखेंगे। कम से कम आज के लेक्चर में हम लोग कम से कम पार्ट 1 केमिकल फार्मूला, पार्ट 1 केमिकल फार्मूला, पार्ट 2, 2 लेक्चर आपका होगा केमिकल फार्मूला से रिलेटेड। दोनों लेक्चर आपको कभी भी एनी हाउ मिस नहीं करना है। ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। लाइव क्लास के बाद अगर कोई बच्चा अटेंड नहीं कर पाता है तो ये पूरा का पूरा लेक्चर मेरे इस चैनल पर रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, फिर से देख सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। कभी भी केमिकल फार्मूला से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप उसको ईजिली क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, केमिकल फार्मूला, हाउ टू फॉर्म केमिकल फार्मूला। तो व्हाट इज द केमिकल फार्मूला, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला, या हम लोग कहीं कहीं इसको लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। केमिकल फार्मूला या हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर कहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है या कहीं केमिकल फार्मूला लिखा है तो दोनों का नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्टेन बाय यूजिंग वैलेंसी ऑफ एटम। By using valency of atom, we obtain a formula of chemical is called chemical formula और molecular formula. टू और मोर देन, सबसे पहले समझते ये, अगर आप समझ जाते हो कि अगर कोई एटम है तो एटम क्या होता है, एटम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। ये मैंने आपको बता रखा है बहुत पहले से, आप जान रहे हो। किसी मैटर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट क्या होता है, एटम होता है। फिर एटम आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अगर हम देखते हैं एटम के बारे में तो हम कहते हैं कि एटम एटम आर कंबाइंड, एटम आर कंबाइंड टू फॉर्म, टू गिव मॉलिक्यूल। एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो आपका क्या बन के तैयार हो जाता है, मॉलिक्यूल हो जाता है। तो ये आपको मैंने बताया, वाई एटम आर कंबाइंड। क्यों एटम कंबाइंड करते हैं, तो आपका आंसर है सर, ड्यू टू स्टेबिलिटी। और हर एक एटम की अपनी कुछ लिमिटेड कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। उस लिमिटेड कंबाइनिंग कैपेसिटी को उस एटम की हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया। उसी वैलेंसी का यूज़ करेंगे और उस वैलेंसी के बेसिस पे हम लोग आज सीखेंगे हाउ टू फॉर्म केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एटम जाने, हम लोग मॉलिक्यूल जाने, हम लोग ये भी समझें कि वाई एटम आर कंबाइंड। और हम आपको अच्छी तरह से पता है एटम आर कंबाइंड ड्यू टू स्टेबिलिटी एंड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को उस एटम की हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने जा ही रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला समझने जा ही रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो भी हमने 1 to 20 पार्ट 1 में हम लोग सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल को बनाएंगे और पार्ट 2 में हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इस तरह से लगभग लगभग हम आपको 9th क्लास में 200 फॉर्मूले, मिनिमम 200 फार्मूला, मतलब डबल सेंचुरी लगने वाली है। 200 फार्मूले को मैं सिखाऊंगा और होपफुली 200 फार्मूले जब आप बनाना सीख लोगे, उसका नाम लेना सीख लोगे, तो आपको कभी भी केमिकल फार्मूले का पूरी ज़िंदगी में गलती नहीं करोगे, पूरी ज़िंदगी में आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना तैयार हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं। केमिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्टेन बाय यूजिंग वैलेंसी। ये आपका ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन बाय यूजिंग वैलेंसी।
वैलेंसी को यूज़ करके हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो बनता है वो मॉलिक्यूल किसके बेसिस पे बनता है, वैलेंसी के बेसिस पे बनता है। उसी वैलेंसी का यूज़ करके हम मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी। एंड व्हाट इज द वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को उस एटम की हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। इट्स वेरी 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 सिंपल, ठीक है ना। तो वैलेंसी के बेसिस पे आप करोगे। अब आपको पता है कि जो एटम की वैलेंसी लिखते हैं, यहाँ मैं एटम लिखता हूँ और यहाँ मैं आपको वैलेंसी लिखता हूँ केवल जस्ट रिवीजन के लिए, क्योंकि ये बात आप पढ़े हो एक बार साइड में, राइट साइड में अगर लिखे रहोगे तो फॉर्मूला बनाओगे, नाम लिखोगे, आसानी से करते जाओगे। अब देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन जो एटम है उसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 1। हीलियम जो एटम है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0। 0 वाले से हमको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस एटम की वैलेंसी 0 होगी वो एटम कभी भी किसी भी दूसरे एटम से कंबाइंड होके किसी भी कंडीशन में कभी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी उसकी कितनी हो गई है, 0 हो गई है। अब अगर हम लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 1। लिथियम के बाद बेरिलियम की बात आएगी, बेरिलियम का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना होता है, 2। बेरिलियम के बाद बोरॉन की बात करेंगे तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, 3। बोरान के बाद कार्बन की बात करेंगे तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 4। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। फिर से आ जाता है नियॉन। नियॉन को लिख तो रहे हैं लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0। कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 0। इसके बाद बात आती है सोडियम की। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1। सोडियम की वैलेंसी होती है 1। सोडियम के बाद बात आती है किसकी, मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4। फास्फोरस की फिर से हो जाएगी कितनी, 3। फास्फोरस के बाद सल्फर की फिर से हो जाएगी 2। सल्फर के बाद क्लोरीन की हो जाएगी कितनी, 1। फिर से आ जाएगा ऑर्गन जिसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। फिर आएगा पोटेशियम जिसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। फिर लास्ट में आएगा कैल्शियम जिसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। इस तरह से आप अगर देखेंगे तो सारे आइटम का 1 to 20 मैंने यहाँ वैलेंसी लिख दिया है। अब हम लोग सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। पहले सिंपल सिंपल, आप कुछ भी अगर पूछ रहे हो कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, या आप जानना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको पूरी पिक्चर देखनी होगी। जब पूरी पिक्चर देख लोगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसकी स्टोरी कहाँ से लिंक करती, कहाँ से। तो मैं सबसे सिंपलेस्ट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स और मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ आपके बढ़ूंगा। मैंने कहा केमिकल फार्मूले के 2 लेक्चर होंगे, आज पूरा 1 घंटे का 1 लेक्चर, फिर कल पूरा 40-45 मिनट का 1 लेक्चर होगा। 200 फार्मूला। जब आप सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बीच में रेंडमली सर ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसा बना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आना तो अच्छी बात है कि क्वेश्चन आ रहे हैं, बट आपको कोई भी टीचर लगातार एक ट्रैक होता जाने का, भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधा 1 किया, काउंटिंग में 1 किया, सर 10 कहाँ से आया, तो आप वेट करो थोड़ा, आपको सारे आंसर मिलेंगे, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो सिंपल सिंपल फॉर्मूले सबसे पहले बनाते हैं हम लोग। यूज़ करते हैं हाइड्रोजन का, और हम लोग यूज़ करते हैं किसका, है ना, हाइड्रोजन का। या हम लोग सबसे पहले कुछ मेटल्स लेते हैं, मेटल्स लेते हैं। हमने मेटल लिया, क्या मेटल लिया, हमने लिया सोडियम, हमने लिया पोटेशियम, या हम ऐसे लिख लेते हैं कि हमने लिथियम, हमने लिया सोडियम, हमने लिया पोटेशियम। ये 3 मेटल लिया, और फिर मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन। सब जगह हाइड्रोजन लिया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इस लिथियम का हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या फॉर्मूला होगा, सोडियम का हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या फॉर्मूला होगा, पोटेशियम का हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या फॉर्मूला होगा, और इसका नाम क्या होगा। तो हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, हम लोग को करना क्या है, जो एटम के साथ मिलके फॉर्मूला बनाना है। सपोज करो हमारे पास यहाँ एटम 1 है और यहाँ एटम क्या है आपका 2 है। तो मैंने यहाँ लिथियम लिखा एटम 1, यहाँ हाइड्रोजन लिखा एटम 2। आपको करना क्या है, इस वैलेंसी टेबल को ध्यान से देखना है। जब इस वैलेंसी टेबल को ध्यान से देखेंगे तो लिथियम की वैलेंसी कितनी है,
लिथियम की वैलेंसी है 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, तो आपको क्या करना है, इस 1 से इसमें पूरे में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस 1 से इसमें पूरे में क्रॉस मल्टीप्लाई करना। मतलब मैंने किया क्या, मैंने लिथियम और हाइड्रोजन मिला के हम एक फॉर्मूला बना रहे थे, एक मॉलिक्यूल बना रहे थे। तो यहाँ मैंने लिखा जिस भी एटम से मिलकर मॉलिक्यूल, एटम आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एटम कंबाइंड क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबिलिटी किसकी है, आपका जो किसी से कंबाइंड नहीं करे, हीलियम हुआ, आपका नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, जिसकी वैलेंसी 0 हो जाए। तो एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जिसको वैलेंसी कहते हैं। तो लिथियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। तो फार्मूला कैसे बनाया, जिस एटम की जो वैलेंसी उसके ऊपर लिखा, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी उसके ऊपर लिखा, फिर इनका एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यहाँ 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, इसका 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेटा लिथियम हाइड्राइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिथियम हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्रोजन को हाइड्राइड कहते हैं जब कंबाइंड हो जाता है, तो लिथियम हाइड्राइड, एंड दिस इज द फॉर्मूला। ये बन के तैयार हो जाएगा, दिस इज द मॉलिक्यूल। इसी तरह से और अगर हम मॉलिक्यूल बनाते हैं सोडियम और हाइड्रोजन को लेके, तो हमको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये सोडियम है, ये आपका हाइड्रोजन है। सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। तो जिसकी जो वैलेंसी उसको उसके ऊपर लिखेंगे और उनका एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, और आपको मॉलिक्यूल मिलेगा सोडियम। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, इससे 1 से करोगे 1 ही रहेगा, तो NaH आएगा। अब इसका नाम हो जाएगा सोडियम, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड। इसका नाम है लिथियम हाइड्राइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। ठीक है ना। हाइड्राइड क्यों आया, अभी मैं जब थर्ड लेक्चर चलेगा, मतलब कल के बाद जो लेक्चर होगा आयंस के बारे में, वहां आपको बताएगा। कल ही हो सकता है मैं आपको ये पूरा रिवील करूं कि इसका नाम हाइड्राइड ही क्यों किया, हाइड्राइड आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, मैं इसको बताऊंगा आपको। ये आपका समझ में है। अब देख लीजिए, यहाँ पोटेशियम है और यहाँ आपका हाइड्रोजन है। पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी कितनी है, तो पोटेशियम को कैलियम से ऑब्टेन, कैलियम से इसका नाम रखा गया पोटेशियम, ना कि पोटेशियम पी से आया है, कैलियम। तो ये आपका इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, जिसकी जो वैलेंसी उसको ऊपर रखो और आपस में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो लाइक दिस। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपको मिल गया KH, और KH को हम लोग क्या कहते हैं, KH को कहते हैं पोटेशियम हाइड्राइड, इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्राइड। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाइड्रोजन एटम का यूज करके हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल को बनाया, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। अब मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन वहीं रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ एटम को क्या करने वाला हूँ, चेंज करने वाला हूँ। जैसे क्या करना है, इसको मिटा दे रहा हूँ बेटा। आप नोट करते जाएं, सारा कुछ आपकी कॉपी में अगर नोट रहेगा एक बार तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ आप मेटल क्या ले लो, यहाँ ले लो कैल्शियम, यहाँ ले लो मैग्नीशियम। सिंपल, मैंने यहाँ ले लिया कैल्शियम, यहाँ ले लिया मैग्नीशियम। अब आपको इस टेबल को ध्यान से देखना है। अगर कैल्शियम लिया और हाइड्रोजन से हम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो यहाँ पूरे टेबल में यहाँ है कैल्शियम, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। तो जिसकी जो वैलेंसी उसको उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती तो यहाँ लिखा, हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ 1 होती तो यहाँ लिखा, और इन दोनों का आपस में मैंने क्या करा दिया, इस तरह से आपस में समझौता करा दिया। जिसकी जो वैलेंसी उसको उसके ऊपर लिखा, इसकी वैलेंसी से यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसके वैलेंसी से यहाँ मल्टीप्लाई किया, और यहाँ आप देखिए क्या मिलने वाला है। अगर कैल्शियम का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कैल्शियम 1 ही रहेगा, बट हाइड्रोजन का होगा तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, CaH2, जिसको कैल्शियम हाइड्राइड के नाम से जानते हैं। CaH2 आपका मॉलिक्यूल बनके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप MgH2 भी बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो ये हाइड्रोजन से बना मॉलिक्यूल देखते हैं। अब इसी हाइड्रोजन का यूज करते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसी हाइड्रोजन का यूज करते हैं सल्फर के साथ, इसी हाइड्रोजन का यूज करते हैं नाइट्रोजन के साथ। डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं। अब लोग देखो, हम लोग क्या करने जा रहे हैं,
दो एटम लेते हैं और कोई भी एटम जैसे मैंने ले लिया, यहाँ मैंने अभी हाइड्रोजन वाली कहानी चल रही है, यहाँ मैंने एटम लिया, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिया, यहाँ कोई भी एटम लिया और मैंने यहाँ क्या लिया, हाइड्रोजन लिया। यहाँ कोई भी एटम में मैंने क्या ले रखा है, यहाँ कोई भी एटम में मैंने क्या ले रखा है, नाइट्रोजन ले रखा है, और यहाँ मैंने हाइड्रोजन ले रखा है। सपोज करो आपको फॉर्मूला बनाना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, आपको फॉर्मूला बनाना है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ फॉर्मूला बनाना है। आपको बनाना है फॉर्मूला कार्बन और हाइड्रोजन का, हो गया आपका फॉर्मूला नाइट्रोजन हाइड्रोजन का हो गया। और देख लेते हैं, वेरी सिंपल। अब आप अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको वही हमेशा से काम करना है कि आपको 1 to 20 आपको बैलेंसी बाकायदे अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो आपको पता है कि नहीं बताए, आप चैट बॉक्स में जाके अच्छे से बता सकते हो, तो बताएं समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल को लेके आपको ये फॉर्मूला बना के आपको बता रहा हूँ। अब मैंने यहाँ से चूज़ किया कार्बन और हाइड्रोजन को, कार्बन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, यहाँ मैंने लिखा नाइट्रोजन और यहाँ मैंने लिखा हाइड्रोजन, यहाँ मैंने लिखा नाइट्रोजन, यहाँ लिखा मैंने हाइड्रोजन, और मैं इसका फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है आप देख लीजिए टेबल में, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, नाइट्रोजन की वैलेंसी देख लीजिए यहाँ, लुक एट द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 और हाइड्रोजन की वैलेंसी तो आपको पहले से पता है जिसको 1। अब जिसकी जो वैलेंसी होती है, मैंने क्या बताया, जिसकी जो वैलेंसी उसको ऊपर टिका दो इस तरह से। अब उसकी वैलेंसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, आप देखिए क्या बनेगा। नाइट्रोजन से 1 का मल्टीप्लिकेशन तो आपका 1 ही रहेगा, हाइड्रोजन का 3 से मल्टीप्लिकेशन तब क्या हो जाएगा आपका NH3, लाइक दिस। और इस NH3 को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नीचे लिख के बता सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस NH3 का नाम होता है अमोनिया, इसको अमोनिया कहते हैं, नाम आपने सुना होगा। अमोनिया आपका गैसियस फॉर्म में होता है, गैस बनता है, तो ये अमोनिया बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो होपफुली यहाँ बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए आप, यहाँ से मैंने फिर कार्बन लिया, यहाँ से फिर मैंने हाइड्रोजन लिया, तो अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके एक मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल आज सीख रहे हैं, बिल्कुल हड़बड़ाने की, बिल्कुल जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं कि सर इसका मॉलिक्यूल कैसे बना, इसका फॉर्मूला कैसे आया। तो आप इंतज़ार करिए, धीरे धीरे सारी बातें आपको 100% समझ में आएंगी, ये गारंटी है। तो अगर यहाँ तक समझ रहे हो आप, यहाँ तक इतनी 2-3 स्टेप जो मैंने बताया यहाँ तक आ गए हो, तो आपको गारंटी है पूरा ऊपर तक लेके जाऊँगा, आप गिरोगे नहीं, ये हमारी गारंटी है। साथ में चलते रहिए बस। कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन का जो वैलेंसी होता है कितना होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, हाइड्रोजन में 4 से करेंगे तो क्या होगा आपका CH4, ये क्या हो जाएगा आपका CH4। और इस CH4 का नाम क्या होता है, इस CH4 को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मीथेन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। तो आपने क्या बनाया, आपने बनाया अमोनिया, आपने बनाया मीथेन। इस तरह से भाई यूजिंग बैलेंसी को यूज़ करके हम डिफरेंट मॉलिक्यूल फार्मूला को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं। अब तो हाइड्रोजन की मैंने थोड़ी कहानी आपको बताई, अब हाइड्रोजन सबके साथ नहीं बनाता है मॉलिक्यूल। अगर आपको लगता है कि हाइड्रोजन का और हम कुछ बनाना चाहें, और भी हम बना सकते हैं, तो हमने किसका हाइड्रोजन के साथ यूज़ कर करके बताया आपको। मैंने हाइड्रोजन का यूज़ किसके साथ किया, लिथियम के साथ किया। हमने हाइड्रोजन का यूज़ किसके साथ किया, सोडियम के साथ किया, मैग्नीशियम के साथ किया, एल्युमिनियम के साथ भी कर सकते हो। उसी तरह से नाइट्रोजन का आपने देखा, नाइट्रोजन का आपने देखा, और किसका देख सकते हो, क्लोरीन का देख सकते हो, सल्फर का देख सकते हो, है ना, क्लोरीन का देख सकते हो, सल्फर का देख सकते हो, फास्फोरस का देख सकते हो, सबका देख सकते हो। जैसे अगर मुझको किसके साथ और लेना है, मुझको लेना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इसका लेना है हाइड्रोजन का किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, यहाँ आपने लिखा यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लिखोगे आप, राइट साइड में क्या लिखोगे, ऑक्सीजन। तो ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, और आपको एक मॉलिक्यूल बना के दिखाना है। तो बहुत सिंपल है मॉलिक्यूल बनाना बेटा।
हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंसी कितनी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, जिसकी वैलेंसी कम होती है उसको लेफ्ट साइड में, और जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, राइट साइड में। ऐसा किसी किसी मॉलिक्यूल के साथ हम लोग करते हैं। अभी मैं बताऊंगा राइट में किसको लिखेंगे, लेफ्ट में किसको लिखेंगे। ये आपका एक टर्म है जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो मैं इसको आगे जरूर बताऊंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। या तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इसी को बता देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसको मैं बताता हूं। तो आपको फॉर्मूला कौन राइट में जाएगा, कहाँ कौन सा लेफ्ट में जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सबसे पहले इसी को आपको बताता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको समझ जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर से बताता हूं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे समझेंगे, हम कहते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है तो बॉन्ड तो बना होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। कैसे सीखेंगे देख लीजिए, मैंने लिखा यहाँ लिथियम, यहाँ लिखा बेरिलियम, यहाँ लिखा बोरॉन, यहाँ लिखा कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपका नियॉन। पहले इतने एटम में हम लोग देखते हैं। अगर हम सारे एटम को ध्यान से देखेंगे बेटा, सारे एटम को ध्यान से देखेंगे, चाहे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, सारे एटम को ध्यान से देखिए आप। तो आप चाहो तो यहाँ हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन भी यहाँ लिख सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। नियॉन को हटा देता हूं क्योंकि नियॉन किसी से बॉन्ड नहीं बना। अब जिसका जो एटॉमिक नंबर उसमें उतने प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन 3, इसमें प्रोटॉन 4, इसमें प्रोटॉन 5, इसमें प्रोटॉन 6, इसमें प्रोटॉन 7, इसमें प्रोटॉन 8, इसमें प्रोटॉन 9। इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आएगी नहीं समझ में? जिसका जो एटॉमिक नंबर उसमें उतने प्रोटॉन। प्रोटॉन का काम क्या होता है बेटा? प्रोटॉन का काम क्या होता है? प्रोटॉन का काम होता है अट्रैक्शन। प्रोटॉन का काम क्या होता है? अट्रैक्शन। जिसमें जितना ज़्यादा प्रोटॉन उसका उतना अट्रैक्शन, और उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसमें जितना प्रोटॉन उसमें उतना अट्रैक्शन, जिसकी जितना प्रोटॉन उसमें उतना अट्रैक्शन, उसकी उतनी ज़्यादा क्या होने वाली है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे तभी जब उसमें प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा। और ये कंडीशन तब लग सकता है जब, है ना, जब व्हेन नंबर ऑफ सेल क्या होंगे? आपके सेम होंगे। अगर एटम में सेल का नंबर सेम है तो जिस एटम में प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो फार्मूला बनाते समय उस एटम को हमेशा हम राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं इन सब का फार्मूला बना के आपको दिखाऊंगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करेंगे तो 2 1, इसका 2 2, इसका 2 3, इसका 2 4, इसका 2 5, इसका 2 6, इसका 2 7। अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 सेल इसमें, 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 2 सेल इसमें।
अगर सेल का नंबर सेम है दो एटम का, समझिए ध्यान से, अगर दो एटम में सेल का नंबर सेम होगा तो जिस एटम में प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी फॉर्मूला बनाते समय उस एटम को हम राइट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फॉर्मूला बनाते समय उस एटम को हम राइट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देख लीजिए आप इस तरह से। अब अगर हम फॉर्मूला देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन इसमें है, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम प्रोटॉन इसमें, उससे ज़्यादा प्रोटॉन इसमें, उससे ज़्यादा प्रोटॉन इसमें, उससे ज़्यादा इसमें, उससे ज़्यादा इसमें, उससे ज़्यादा इससे, ये सब बन के। अगर मैं इन सबको आपस में कंपेयर करता हूँ तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? फ्लोरीन। तो कभी भी किसी भी फॉर्मूले में फ्लोरीन आपका लेफ्ट साइड में नहीं होगा, हर एक फॉर्मूले में फ्लोरीन आपका राइट साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे अगर आप फॉर्मूला यहाँ बनाते हो, किसका फॉर्मूला बनाते हो? इस ऑक्सीजन का, और फॉर्मूला बनाते हो इस फ्लोरीन का, तो वही फ्लोरीन एट राइट साइड। तो ध्यान से देखना है दोनों एटम का, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 9, इसमें सेल का नंबर कितना है? 26, इसका 27। तो अगर दो एटम में सेल का नंबर सेम होगा, दो एटम में सेल का नंबर सेम होगा, तो जिस एटम में प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा उस एटम को हम राइट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। जब दो एटम से मिलके फॉर्मूला बनेगा तो उन दोनों एटम में जिस एटम के पास, अगर दोनों एटम के सेल का, अगर इफ द सेल नंबर आर सेम, if the cell number are same in both atom, then most electronegative atom at the right side of molecule, तो most electronegative वो होगा जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, जिसमें प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है। तो वाई फ्लोरीन राइट साइड? बिकॉज दोनों में सेल का नंबर सेम है, बट इसमें प्रोटॉन 9 है, इसमें प्रोटॉन 8 है। तो इसमें प्रोटॉन 9 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो राइट साइड में लिखा जाएगा। अब हम इसको लिख के फॉर्मूला बनाते हैं। तो मैंने बताया कि जिसका जो वैलेंसी है उसको उसके ऊपर लिखोगे, यहाँ मैंने 2 लिखा, यहाँ मैंने 1 लिखा, और इस 1 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, और हमको जो फॉर्मूला मिलेगा तो क्या मिलेगा बेटा? OF2। OF2 ऑक्सीजन फ्लोराइड है ना, या ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन हम कह सकते हैं, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड कह सकते हैं। ये फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा OF2 और वाई फ्लोरीन एट राइट साइड। तो आपको बताना है, दोनों में ध्यान देना है, अगर दोनों का सेल नंबर सेम है। अब तो क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, सर अगर दो एटम के सेल नंबर सेम नहीं है तो किस एटम को राइट लिखा जाएगा, किस एटम को लेफ्ट लिखा जाएगा? मैं इसको भी आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए। इसको मैं मिटाता हूँ, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे अगर आपको फॉर्मूला बनाना है इस कार्बन का और इस फॉर्मूला बनाना है ऑक्सीजन का, तो कार्बन आपका लेफ्ट है, ऑक्सीजन आपका राइट है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम कार्बन को देखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 2,4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 2,6। तो अगर 2,4, 2,6, तो देखिए आपका 2 सेल इसमें, 2 सेल इसमें, तो 2 सेल दोनों सेल में नंबर सेम है, लेकिन जिसमें आपका प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। बार बार बता रहा हूँ, दो एटम, अगर दोनों एटम में सेल का नंबर सेम है, दोनों एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन कर लीजिए। अगर सेल का नंबर सेम है तो जिस एटम में प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा वो एटम राइट साइड में लिखा जाएगा, जिस एटम में प्रोटॉन का नंबर कम वो एटम लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। मतलब जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा वो राइट साइड में होगा, जिस एटम का एटॉमिक नंबर कम वो आपका लेफ्ट साइड में होगा। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो राइट साइड में ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड में कार्बन। अब हम इसका फॉर्मूला बना के आपको दिखाते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 4। ऐसे सिचुएशन में जब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है,
तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अगर हम इसका एक सिंपल होल रेशियो लेते हैं, मतलब ऐसे दो नंबर हमको मिल जाए वैलेंसी का जिसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो उसको और सिंप्लीफाई करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वही आपका करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा। बात को समझिए। बात को मैंने ये बताया, यहाँ एक कंडीशन मैंने क्रिएट किया, अगर दो ऐसे मॉलिक्यूल, दो ऐसे एटम मिलते हैं जिस एटम की वैलेंसी को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इसका सिंपल होल रेशियो लेंगे तो 1:2 आएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 1, यहाँ आपका हो जाएगा 1 और यहाँ आपका हो जाएगा 2, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 4, इसका सिंपल होल रेशियो 1:2 होगा। और देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इस तरह से, लाइक दिस, तो आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। कह सकते हो करेक्ट है, 100% करेक्ट है, लेकिन जब फॉर्मूला बनाया जाता है तो सिंपल होल रेशियो नंबर का भी हम लोग यूज करते हैं उस कंडीशन में, अगर सिंपल होल रेशियो नंबर फाइंड करने लायक होगा तो। आपको ये बात समझ में आई? कार्बन डाइऑक्साइड बनके आपका तैयार हो गया है। अब आप देख लीजिए, और अगर आपको फॉर्मूला बनाना है किसको लेके, अगर आपको फॉर्मूला बनाना है बेरिलियम को लेके और आपको फॉर्मूला बनाना है ऑक्सीजन को लेके, तो यहाँ बेरिलियम मैंने लिखा, यहाँ मैंने ऑक्सीजन लिखा। अब इन दोनों को यूज करके आपको फॉर्मूला का क्रिएशन करना है, फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है, फॉर्मूला आपको बनाना है। तो बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं। किसको राइट लिखें, किसको लेफ्ट लिखें, ये झगड़ा आपका वहीं खत्म हो जाएगा जब हमको पता हो कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होगा। और हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है क्योंकि हमने पिछले क्लासेस को ध्यान से पढ़ा है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में 2,2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4। तो जब दोनों में सेल का नंबर सेम होगा तो उस कंडीशन में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको राइट साइड में और जिसका एटॉमिक नंबर कम उसको लेफ्ट साइड में। अब हम आपको पता है कि बेरिलियम जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए 2 का इधर मल्टीप्लाई और 2 का इधर मल्टीप्लाई, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा Be2O2। तो अभी तुरंत जैसे मैंने बताया, एक बच्चा तुरंत आपका नीचे लिख के बताएगा या बता रहा होगा या लिख रहा होगा, आ नहीं रहा है, कहेगा सर क्या इस कंडीशन में हम सिंपल रेशियो नहीं ले सकते हैं? 100% ले सकते हो भाई। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये आपका करेक्ट नहीं है। अगर हम सिंपल होल रेशियो लेंगे तो 2:2 को हम 1:1 कह सकते हैं, नहीं कह सकते? तो 2:2 को जब हम 1:1 कह सकते हैं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1:1, और अगर 1:1 होगा तो फॉर्मूला आपका बेरिलियम ऑक्साइड ये बन के आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो दो एटम का यूज करके आपको फॉर्मूला बनाना है। तो जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उस एटम को राइट साइड में, और जिस एटम का एटॉमिक नंबर कम होगा उसका लेफ्ट साइड में। वैलेंसी लिखेंगे, वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सिंपल होल रेशियो नंबर फाइंड करने लायक होगा तो हम फाइंड करेंगे और फार्मूला को क्रिएट करेंगे। कभी भी आप फार्मूला ऐसे नहीं देखते होगे कि आपका ऐसे लिखा है FO, गलत। कभी फॉर्मूला आपने देखो ON, जब भी दिखोगे नाइट्रोजन लेफ्ट, ऑक्सीजन राइट। अब इसका भी बना लो, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। इसको आप ध्यान से देखिए, मैं फिर मिटा के बताता हूं आप। हम लोग एक और फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे, किससे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड। फिर इसको हम लोग हटाते हैं और इसका जो ट्रिक है मैं इसको एक बार फिर से बताता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। जब दो ऐसे आइटम हम लोग लेंगे जिसमें सेल का नंबर सेम ना हो तब क्या होगा, कैसे होगा, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं, है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के देखेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को राइट में क्यों लिखा, रीजन आपको पता है। इसकी वैलेंसी कितनी है, 3, इसकी वैलेंसी है 2, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इनका सिंपल होल रेशियो नहीं ले सकते, 2:3 रहेगा, क्योंकि ये नंबर आपके कैसे हैं, ऑड नंबर हैं। आपका 2 है और 3 है, आपके एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 ऐसे होते हैं आपके जो डिविजिबल होते हैं एक दूसरे से, तब हम सिंपल होल रेशियो नंबर लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे,
और आपको एक फार्मूला मिल जाएगा जिसको N2O3 कहते हैं। ये आपका एक मॉलिक्यूल मिलके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको हटाता हूँ और इसके आगे की कहानी को आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको आज सबसे पहली बात बताई कि जब दो एटम को मिलके आपको फॉर्मूला बनाना है तो किस एटम को राइट में रखेंगे और किस एटम को लेफ्ट में रखेंगे। इस कंडीशन में आप देखेंगे दोनों एटम के नंबर का सेल सेम है या दोनों एटम के नंबर का सेल सेम नहीं है। पहला कंडीशन क्या होगा, अभी 2 ही एटम लिए हैं, है ना। इफ सेल नंबर सेम इन 2 एटम, 2 एटम जिसको लेके हम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अगर 2 एटम के सेल का नंबर सेम है तो क्या होगा, इन राइट साइड आपका क्या होगा, मोर प्रोटॉन नंबर एटम, जिस एटम का प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होगा, एंड लेफ्ट साइड लेस प्रोटॉन नंबर एटम। सिंपल। अगर सेल का नंबर सेम है, अगर 2 एटम के सेल का नंबर सेम है, अगर मैं एक एटम X लेता हूँ, एक एटम Y लेता हूँ, इसमें भी सेल सेम है, इसमें भी सेल सेम है, और मैं कहता हूँ कि X में प्रोटॉन ज़्यादा है, Y में प्रोटॉन कम, तो X में राइट साइड में और Y को लेफ्ट साइड में, इसकी वैलेंसी को यहाँ, इसकी वैलेंसी को यहाँ, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई विद वैलेंसी। अगर इसकी वैलेंसी ये है, इसकी वैलेंसी B है, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फॉर्मूला मिल जाएगा YAXB, एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वेरी सिंपल, बहुत आसान बात मैंने बताई, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताई, आपके लैंग्वेज में बताया, आपकी भाषा में बताया है कि अगर 2 एटम को मिला के आपको मॉलिक्यूल बनाना है तो किस एटम को राइट साइड में लिखा जाएगा, किस एटम को लेफ्ट साइड में। इसको लिखने से पहले हम लोग चेक करेंगे, अगर दोनों एटम में सेल का नंबर सेम है तो जिस एटम में प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा उस एटम को राइट साइड में, और जिसमें प्रोटॉन का नंबर कम होगा उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे और आपका फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। बट यहाँ एक एक्सेप्शन निकल के आएगा, हाइड्रोजन। यहाँ एक एक्सेप्शन निकल के आएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, हाइड्रोजन हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, है ना। हाइड्रोजन हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा तब तक जब तक हाइड्रोजन के साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, 4 एटम ध्यान में रखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मेटल के साथ हाइड्रोजन राइट साइड में होगा और हमेशा हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में होगा। हाइड्रोजन का अपना एक एक्सेप्शन है जो आगे चल के हायर क्लास में आप अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे। यहाँ आपको समझ में आया, 2 सेल अगर सेम है तो जिस सेल में प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा वो राइट साइड में होगा और जिस सेल में प्रोटॉन का नंबर कम होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। इस तरह से पहले कंडीशन से आपने फॉर्मूला बनाया। अब दूसरा कंडीशन ये भी समझते होगे कि अगर 2 एटम है जिसमें सेल का नंबर सेम नहीं है, 2 एटम जिसमें सेल का नंबर ही सेम नहीं है, और उस दोनों एटम को लेके हमको मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है। आप देख लीजिए, इफ टू एटम नॉट सेम सेल नंबर, अगर 2 एटम में सेल का नंबर सेम नहीं है तो क्या करोगे आप, कैसे आप फॉर्मूला बनाओगे। एक हम लोग फॉर्मूला कोई ध्यान में रखते हैं और उसको बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। जैसे हमने लिख लिया PCl3, ये ऐसा क्यों नहीं लिखा गया Cl3P, देखते हैं कुछ तो रीजन होगा, इसी को ध्यान में देखते हैं और हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। इसका फॉर्मूला कैसे बना है देख लीजिए। फास्फोरस जो है उसकी बैलेंसी है 3 और क्लोरीन जो है उसकी बैलेंसी है 1, और इसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई किए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए और आपको फार्मूला निकल के तैयार हो गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, PCl3, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। तो वाई क्लोरीन एट राइट साइड, वाई नॉट क्लोरीन एट लेफ्ट साइड, इसको हम लोग देखते हैं।
इसको देखते हैं क्या सेल नंबर सेम है, क्या कुछ कहानी है। तो देख लेते हैं हम लोग, इसकी कहानी को भी ध्यान से समझते हैं। देखते हैं भाई, यहाँ हमने लिया फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15, यहाँ क्लोरीन लिया जिसका एटॉमिक नंबर 70। इसका अगर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 285, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन देखा तो 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 285, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 287। तो दोनों में सेल का नंबर सेम, दोनों में सेल का नंबर सेम, और जिसमें प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा वो आपका राइट साइड में लिखा जाएगा। इसीलिए क्लोरीन को हमने कहाँ लिखा है, राइट साइड में, और फास्फोरस को कहाँ लिखा है, लेफ्ट साइड में। और इस क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, फास्फोरस की वैलेंसी होती है 3। 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, 1 को इधर मल्टीप्लाई किया, और आपको फॉर्मूला मिलके तैयार हो गया PCl3। ये बात मैंने आपको अभी बताई है, तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लोरीन को क्यों मैंने राइट साइड लिखा ये मैंने आपको बताया। अब ये जो कंडीशन नंबर 2 बता रहे हैं इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब मैं एक कोई आपके पास मॉलिक्यूल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ सोडियम और यहाँ मैंने लिखा ऑक्सीजन। सोडियम और ऑक्सीजन को मिलके हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं ऑक्सीजन एंड सोडियम, हम ऐसा ही क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऑक्सीजन को राइट साइड में क्यों रखें, ऑक्सीजन को लेफ्ट साइड में सोडियम के साथ क्यों नहीं रखा गया है। अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, एंड वेरी सिंपल, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई, और आपको फॉर्मूला मिलके तैयार हो जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, N2O। अगर हम यहाँ कहते हैं इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, एंड देयर इज ए मल्टीप्लिकेशन, आप यहाँ 1 से यहाँ मल्टीप्लाई O, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई ये आपका ONA2 क्यों नहीं होता है, ये आपका गलत क्यों है, इसके लिए ये कंडीशन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब आप अच्छे से समझ जाओगे तो आप ऐसी गलती कभी भी नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे, और रीज़न आपको पता होना चाहिए बेटा। तो मैं इसको मिटाता हूँ और मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया, कि ऑक्सीजन को मैंने राइट साइड क्यों रखा है। अब हम लोग देखते हैं क्या ऐसा कंडीशन तो नहीं हो रहा कि दोनों में सेल का नंबर सेम है। उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 8 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 2,8,1, और इसमें हो जाएगा 2,6। क्या दोनों में कोई वेरिएशन है बेटा, क्या दोनों में कोई वेरिएशन है? दोनों में वेरिएशन ये है कि इसमें प्रोटॉन ज़्यादा, इसमें प्रोटॉन कम। बट मैंने बताया प्रोटॉन वाला कॉन्सेप्ट वहीं लगेगा जब दोनों एटम के सेल का नंबर सेम होगा। कि यहाँ दोनों एटम के सेल के नंबर सेम है क्या, है क्या, आप बता सकते हो नीचे लिख के। यहाँ आपके सेल का नंबर कितना है, 3, यहाँ सेल का नंबर कितना है, 2, यहाँ सेल का नंबर 3, यहाँ सेल का नंबर 2। तो जहाँ सेल कम होंगे, अगर दो एटम जिसमें if two atom not same cell number, if two atom not same cell number, then क्या होने लगेगा, less cell number at right side and more cell number at left side. There is a concept, यहाँ कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि लेस सेल नंबर एटम, लेस सेल नंबर एटम एट राइट एंड मोर सेल नंबर एटम एट लेफ्ट। सिंपल। अगर मैं कहता हूं एक एटम X है, एक एटम Y है, इस एटम की वैलेंसी ये है, इस एटम की वैलेंसी B है, दोनों एटम में सेल का नंबर सेम नहीं है, X में सेल ज़्यादा है, Y में सेल कम। तो जिसमें है सेल कम वो होगा राइट साइड में, जिसमें है सेल ज़्यादा वो होगा लेफ्ट साइड में। इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा X एंड Y। इसके वैलेंसी को लिखा जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, एंड वी गेट ए मॉलिक्यूल XAYB एंड दिस इज द मॉलिक्यूल। तो अगर दो एटम के सेल का नंबर सेम है तो जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको राइट साइड में, और जिस एटम का एटॉमिक नंबर कम उसको लेफ्ट साइड में। सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर दो एटम का सेल नंबर कम
एक दूसरे से अनइक्वल है, एक का ज़्यादा एक का कम, तो राइट साइड में वो लिखा जाएगा जिसमें सेल नंबर कम होंगे और लेफ्ट साइड में वो लिखा जाएगा जिसमें सेल नंबर ज़्यादा, और अगर सेल नंबर सेम है तो राइट साइड में वो होगा जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा। इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बनाएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। तो कौन राइट कौन लेफ्ट, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, बार बार बताया, दसियों बार बताया, फिर एक बार बताता हूँ। अगर दो एटम हैं, उन दोनों एटम को लेके फॉर्मूला बनाना है, तो अगर दोनों एटम का सेल नंबर सेम है तो जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा वो राइट साइड में, जिस एटम का एटॉमिक नंबर कम उसको लेफ्ट साइड में। और अगर दो एटम हैं, दोनों एटम का सेल नंबर सेम नहीं है, तो जिस एटम का सेल कम वो राइट, जिसका सेल ज़्यादा वो लेफ्ट। जिसका ज़्यादा वो पहले आएगा, जिसका कम वो बाद में आएगा। इस तरह से हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो आपने देखा सोडियम ऑक्साइड, इसी तरह से अगर हमारे पास लिखा रहे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये सब हम लोग कैसे फॉर्मूला बनाते हैं आप फटाफट यहाँ पे देख सकते हो, है ना। आप फटाफट देख सकते हो। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कैल्शियम, यहाँ लिखता हूँ ऑक्सीजन, यहाँ लिखता हूँ मैग्नीशियम, यहाँ लिखता हूँ ऑक्सीजन, तो मैंने ऑक्सीजन को राइट साइड क्यों किया, इसका आंसर मिल जाएगा अभी आपको। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन होता है 2,8,2 और इसका होता है 2,6। इसमें सेल नंबर कम, इसमें सेल नंबर ज़्यादा, तो जिसमें सेल नंबर कम होगा, अगर दोनों में सेल नंबर अनइक्वल हैं तो राइट साइड में वो लिखा जाएगा जिसका सेल नंबर कम होगा, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, इसकी वैलेंसी होती है 2 और इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है 2। तो दोनों की वैलेंसी 2 है, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो अगर दोनों एटम ऐसे होंगे कि उनका सिंपल होल रेशियो नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल बिना बेझिझक हम इसका सिंपल होल रेशियो नंबर फाइंड करेंगे। 2:2 को हम 1:1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम लोग फिर से लिखेंगे कैल्शियम, यहाँ लिखेंगे फिर से ऑक्सीजन, यहाँ 1 यहाँ 1 और इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, एंड वी गेट ए मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। यही आप जान जाओ, आज ही जान जाओ, कैल्शियम ऑक्साइड का निक नेम, जैसे किसी का नाम कुछ भी है उसका नाम पिंटू चिंटू रख दिया जाए तो आपका निक नेम है, वैसे कैल्शियम ऑक्साइड का निक नेम होता है क्विक लाइम, और इसको हिंदी में चूना कहते हैं जो घर में लगाया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका बनके तैयार हो गया क्विक लाइम, पानी में डालोगे तो आग निकल के आ जाएगा। तो ये सारी बातें आप आगे चल के देखोगे। एक कैल्शियम ऑक्साइड बनके तैयार हो गया, क्यों कैसे बना आपको मैंने बताया। सेम आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का देख सकते हो। मैग्नीशियम ऑक्सीजन का देखोगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन में 2,8,2, इसका 2,6। तो अगर आप देखोगे तो सेल नंबर ऑक्सीजन में कम है, इसमें सेल नंबर ज़्यादा, तो जिसमें सेल नंबर कम है वो राइट साइड में, जिसमें ज़्यादा वो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। और इस तरह से मैग्नीशियम की बैलेंसी भी आपको पता है 2, ऑक्सीजन की बैलेंसी भी आपको पता है 2, तो सिंपल होल रेशियो आप ले लोगे। मैग्नीशियम की यहाँ 1:1, 1:1, तो आपका ये आप मल्टीप्लाई एंड वी गेट ए मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमको एक मॉलिक्यूल मिलके तैयार हो जाएगा, जिस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो होपफुली आज मैंने आपको जो जो बातें बताई, सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे। सिंपल मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए दो एटम को लेके हम लोग आज की डेट में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए हैं। कुछ और अगर आपको बनाना है, जैसे अगर कुछ और आपको बनाना है ना, कुछ भी आपको बनाना है जो आपके दिमाग में आ रहा है, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड हम लोग ले लेते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड। तो बेरिलियम ऑक्साइड लेंगे, बेरिलियम का देंगे एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा आपका 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 2,2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन 2,4। तो वही ऑक्सीजन है, राइट साइड आप देख सकते हैं यहाँ सेल नंबर सेम। अगर सेल नंबर सेम है तो राइट साइड में वही लिखा जाएगा जिसमें जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। तो वो हर जगह वैलिड हो रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं हाइड्रोजन के अलावा कहीं भी एक्सेप्शनल बात नहीं आने वाली है। बाकी हर जगह आपका इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है कितनी, इसकी वैलेंसी है 2 और इसकी वैलेंसी कितनी है, ये एटॉमिक नंबर इसका, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसकी भी वैलेंसी कितनी है, इसकी भी वैलेंसी 2 है, इसकी भी वैलेंसी 2 है। तो सिंपल होल रेशियो यहीं पे ले लो आप, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ आप 1 लिख दो, 1 का मल्टीप्लाई होगा, इस 1 का इधर, इस 1 का इधर, एंड वी गेट ए मॉलिक्यूल बेरिलियम ऑक्साइड BeO। इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा।
तो आप चाहो तो आप बहुत सारे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हो। और देख लीजिए आप, अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके मॉलिक्यूल बनाए हो, जैसे अभी आपने बनाया है, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर हम देखेंगे तो कितना है, 7, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5, इसका 1। इसमें 2 सेल है, इसमें 1 सेल है, तो जिसमें सेल कम उसको राइट साइड में, जिसका सेल ज़्यादा उसको लेफ्ट साइड में, तो यही तो रखा है। इसकी वैलेंसी है 3, इसकी वैलेंसी है 1, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई, वी गेट ए मॉलिक्यूल NH3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से भैया ये लफड़ा खत्म हो गया कि कौन राइट कौन लेफ्ट, कौन राइट कौन लेफ्ट। ये आपका लेफ्ट राइट अगर आप देखेंगे तो 2 कंडीशन पे मैंने 2 एटम का मॉलिक्यूल बना के दिखाया, और कौन सा आइटम राइट साइड में कौन सा आइटम लेफ्ट साइड में होगा ये आपको समझ में आया। अब अगर हम हाइड्रोजन का देखते हैं तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ लफड़ा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ लफड़ा है। ये हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6। यही आपका एक एक्सेप्शन निकल के आता है ना, ये एक्सेप्शन निकल के आता है। मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हाइड्रोजन के कंपेयर में, कैसे कहाँ मैं आपको बताऊंगा इसको। बट ये एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन में सेल नंबर कम होने के बावजूद भी वाटर के केस में हाइड्रोजन को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम राइट साइड में लिखते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, और इस तरह से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमको एक मॉलिक्यूल मिलेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, H2O कहते हैं, और इस तरह से आपका वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो होपफुली मैंने आपको जो बातें बताई, सिंपल मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रखी है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को पढ़ने से पहले हम आयंस के बारे में कुछ समझेंगे, फिर बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाएंगे। आप देख सकते हैं एक और मॉलिक्यूल, जैसे आपके सामने यहाँ लिखा है सोडियम और यहाँ लिखा है आपका क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो अगर हमने लिखा है यहाँ 2,8,1, यहाँ 2,8,7, तो दोनों में सेल नंबर सेम है। तो राइट साइड में क्लोरीन क्यों गया, रीजन पता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, दोनों की वैलेंसी 1, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको मिला नमक, सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन सॉल्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। और ले सकते हो आप मैग्नीशियम ले सकते हो, और आप लिख सकते हो क्लोरीन। वाई क्लोरीन राइट साइड अभी दिख जाएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,2, इसका 17, 2,8,7। तो इसमें आपका कितने, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17, इसका एटॉमिक नंबर 12। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, अगर सेल नंबर सेम है, तो राइट साइड में लिखा जाएगा। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपको मॉलिक्यूल मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, MgCl2। तो इस तरह से दोनों कंडीशन मैंने आपको बता रखा है। सिंपल मॉलिक्यूल 2 एटम का मिला के मैंने आपको बता रखा है। तो 2 एटम को मिला के जो मॉलिक्यूल बनेगा, उसके लिए कौन राइट कौन लेफ्ट, 2 कंडीशन। अगर सेल नंबर सेम, तो जिसमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा वो राइट साइड में, जिसका एटॉमिक नंबर कम वो लेफ्ट साइड में। अगर सेल नंबर आपके डिफरेंट है, जिसमें सेल कम वो आपका राइट, जिसमें सेल आपका ज़्यादा वो लेफ्ट। और बैलेंसी का यूज़ करके हम मॉलिक्यूल को बनाएंगे। अगर बैलेंसी का सिंपल रेशियो फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है तो फाइंड करेंगे, और उसका यूज़ करके हम मॉलिक्यूल को बनाएंगे। बट सिंपल होल रेशियो कभी डेसिमल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एटम पूरा रहेगा। एटम कभी डेसिमल में नहीं लिखा जाता, क्योंकि पूरा एक एटम रहेगा। ऐसा नहीं कि हाफ एटम लगा के हम लोग मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। तो होपफुली आज की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। कल क्लास शुरू करने से पहले हम आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे, आयंस का यूज़ करेंगे और आयंस का फॉर्मेशन करेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल, जैसे आपके सामने लिख दिया किसी ने सोडियम कार्बोनेट, तो आप देख सकते हो इसमें 3 एटम है, तो ये कैसे बना होगा। आपके सामने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपके सामने ये लिखा, तो ये कैसे बना होगा। आपके सामने है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं, केक वगैरह में मिलाते हैं, तो ये कैसे बना होगा। तो इन सब के बारे में भी मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। ये सब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका भी बैलेंसी का कुछ यूज़ है, लेकिन इसको जानने से पहले हमको आयंस के बारे में पढ़ना होगा। तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई हो तो सब लोग क्लास को लाइक कर दो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो बेटा। बाकी अब हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।